बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड के साथ मैं हूं उमर फारूक। फाइनली पाकिस्तान ने काफी अरसे बाद एक टेस्ट मैच चिटागोंग में जो खेला जा रहा था बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें 8 विकेट से कामयाबी हासिल कर ली है। इसमें अगर बॉलर्स को देखा जाए तो शाहीन शाह अफरीदी ने 7, जबकि हसन अली ने भी 7 विकेट्स हासिल की। तो बिल तरतीब पूरे मैच में 14 विकेट्स जो थी वो इन दो फास्ट बॉलर्स के नाम रही। अगर देखा जाए परफॉर्मेंस को तो हसन अली बहुत अच्छे रहे, कमबैक किया, क्योंकि उन पे काफी तनकीद हो रही थी वर्ल्ड कप के बाद से। जब वो आए वापस टीम में तो उस तरह से वो बाउंस बैक नहीं कर पा रहे थे, उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक अच्छी चीज जो है वो सामने आई, एक अच्छा टीम वर्क और स्पेशली एक अच्छा पेसर्स का पेयर जो है वो पाकिस्तान का सामने आया है, जो मैच को लेके चल सकता है। काफी अरसे बाद जैसे वसीम वकार थे, या जैसे इनके साथ इनको शोएब अख्तर हेल्प आउट करते थे, या जैसे कुछ अरसे के लिए मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ का पेयर बना था, उसी तरह से अभी अगर देखा जाए टेस्ट मैचेस में तो पाकिस्तान का एक अच्छा पेयर है फास्ट बॉलर्स का। और बहुत लंबे अरसे बाद पाकिस्तान को कोई अच्छा बॉलर, कोई अच्छा इस कैलिबर का बॉलर मिला है जो कॉन्स्टेंटली परफॉर्म भी कर रहा है, स्पेशली शाहीन आफरीदी और हसन अली। उन्होंने टी20 मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 3 विकेट्स हासिल की, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर, क्योंकि नामालूम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि समझ नहीं आई, उन्होंने परफॉर्म किया लेकिन जो है उनको अगला मैच खिलाया नहीं गया। दूसरा मैच में भी उसको उनको बिठा दिया, फिर तीसरा मैच भी उनको नहीं खिलाया गया बगैर किसी वजह के। जबकि एक प्लेयर जो होता है वो अगर मुस्तकिल तौर पर फॉर्म से आउट रहे, अगर पूरे जैसे टूर्नामेंट था, बड़ा टूर्नामेंट था वर्ल्ड कप, उसमें परफॉर्म नहीं कर पाए, तो अगर उन्होंने उन्हें परफॉर्म किया तो उनका एतमाद बहाल करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो मैनेजमेंट थी उसको, कप्तान को, कोच को स्पेशली ये चाहिए था कि वो इसको साथ लेके चलते, अगले मैचेस जो हैं टी20 मैचेस उनको खिलाते। लेकिन बदकिस्मती से उनको नहीं खिलाया गया। लेकिन एक अच्छा कमबैक हुआ और शाहीन आफरीदी जो थे वो तो परफॉर्म कर ही रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट। उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया वर्ल्ड कप में भी, उसके बाद टी20 सीरीज में भी, फिर उसके बाद जो है वो पहले टेस्ट मैच में भी 7 विकेट्स भी हासिल की। पहली इनिंग में 2, दूसरी इनिंग में 5 विकेटें हासिल की। तो ओवरऑल एक अच्छा जो था पाकिस्तान का टीम कॉम्बिनेशन, एक अच्छा यूनिट बन गया और 2 रन का पाकिस्तान को टारगेट मिला, जो पाकिस्तान ने 2 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। अगर बैटिंग की बात की जाए तो 151 रन की जो पार्टनरशिप थी वो ओपनिंग पार्टनरशिप कायम हुई आबिद अली की और अब्दुल्ला के दरमियान। तो ये एक अच्छा जेस्चर है पाकिस्तान, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान बहुत पीछे जा रहा था। कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जो टीम है वो स्पेशली टी20 की ही एक फॉर्मेट की एक स्पेशल टीम बन चुकी है। तो इस पर भी काफी बातें होनी थी, लेकिन एक अच्छा जो टीम कॉम्बिनेशन था उसके साथ पाकिस्तान टीम वापस आई, अच्छा परफॉर्म किया और पाकिस्तान ने पहला मैच जो है वो 8 विकेट से अपने नाम किया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और अगर अगला टेस्ट की बात की जाए तो अगला टेस्ट 4 दिसंबर से 8 दिसंबर तक ढाका में खेला जाएगा। अरसलान जावेद ने हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे, बहुत शुक्रिया अरसलान हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैच पे बात करते हैं। पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच जीत लिया है, अब क्या कहते हैं, एक अच्छा टीम कॉम्बिनेशन जो है, एक अच्छा यूनिट जो है वो बन चुका है और वो देखने में आया है टीम की जानिब से, क्या कहते हैं आप? देखें, बिल्कुल जो वेस्ट इंडीज के अंदर भी टीम टेस्ट मैच खेलने गई थी, वो भी एक अच्छा यूनिट था और अनफॉर्चुनेटली वहां पे हम एक टेस्ट हार गए। वो टेस्ट हारना बनता नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की जो बैटिंग परफॉर्मेंस थी इस वजह से हम अप टू द मार्क ना पहुंच सके और हम आखिरी लम्हात में जो है वो टेस्ट गवा बैठे। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि अब बांग्लादेश में हमने टेस्ट मैच पहला जीतकर जो है वो अच्छी शुरुआत अब कर ली है। जो टेस्ट चैंपियनशिप है उसमें इस बार पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा चांस है। उसकी वजह यह है कि ज्यादातर बड़ी टीमें जो हैं, उसमें न्यूजीलैंड की बात कर ली जाए, इंग्लैंड की बात कर ली जाए, ऑस्ट्रेलिया की बात कर ली जाए, इन तमाम 3 बड़ी टीमों के साथ हमारे मैचेस जो टेस्ट मैचेस हैं टेस्ट चैंपियनशिप के, वो होम ग्राउंड के ऊपर हैं और पाकिस्तान हमेशा होम ग्राउंड पर डोमिनेट रहा है। और जिस तरह से अब कॉम्बिनेशन बन चुका है, ओपनर्स ने जिस तरह दोनों मैचों के अंदर 150 का जो एक पार्टनरशिप का स्टैंड है, रिकॉर्ड स्टैंड है, वो बनाया है। खासकर बांग्लादेश के बॉलर्स के सामने, टर्निंग विकेट के ऊपर स्पिनर्स के सामने, तजुल इस्लाम जिसने पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को लड़खड़ा कर रख दिया था, तो उनके सामने जिस तरह से ओपनर्स ने सर्वाइव किया है, तो यकीनन जो है अब पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस टेस्ट के अंदर भी जो है वो खासा जो है वो बढ़ गया है। और एक बात जरूर जो है वो भी हमें देखने को मिलेगी कि हमें इस टेस्ट चैंपियनशिप में सीनियर्स की जरूरत है या नहीं, वो भी इस सीरीज के अंदर हमें जो है अंदाजा हो जाएगा। खासकर यासिर शाह की कमी जो है हमें जरूर महसूस हुई है। यासिर शाह इंजर्ड हैं तो वो इस वक्त टीम के साथ मौजूद नहीं है, लेकिन स्पिनर्स ने टर्निंग विकेट होने के बावजूद
उस तरह से परफॉर्म नहीं किया जिस तरह से साजिद खान और नुमान जो हैं वो डोमेस्टिक में विकेटों की उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है और हमेशा कायद आजम ट्रॉफीज के अंदर जो है जब वो परफॉर्म करते हैं टॉप परफॉर्मर रहते हैं तो जब से वो कौमी टीम के साथ उन्हें शामिल किया गया है आल्दो के नुमान ने एक आध अच्छी परफॉर्मेंस दी है लेकिन इस दफा बांग्लादेश जैसी विकेट के ऊपर स्पिनर्स का उस तरह से ना परफॉर्म कर पाना यकीनन तशवीश का बायस बन सकता है। लेकिन बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ली जाए, टीम की अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ली जाए तो ये अब पाकिस्तानी टीम जो है विनिंग अप्रोच के साथ हमें खेलती नजर आ रही है, जिसका टेस्ट मैच में हमेशा ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम कुछ ज्यादा ही डिफेंडिंग स्टाइल में खेलती है जिससे नुकसान होता है। तो आपने भी देखा होगा जब सेकेंड इनिंग का आगाज हुआ था ओपनर्स ने बड़ा अच्छा और कॉन्फिडेंट स्टार्ट और बड़े अच्छे रन रेट के साथ उन्होंने अप्रोच किया जिस वजह से वो प्रेशर में नहीं आए और उन्होंने जो 150 का स्टैंड था वो एक बार फिर लिया जिसने मैच की जो है वो पकड़ हमारी मजबूत बनाई और हम ये मैच जीते। तो अब ये एक अच्छा आगाज मिल चुका है। टेस्ट चैंपियनशिप में हम दूसरे नंबर पर आ चुके हैं, आईसीसी T20 रैंकिंग में हम दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। हाल के हमारे जो बड़े स्टार हैं इस वक्त बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और फवाद आलम, अजहर अली, ये वो तमाम खिलाड़ी जिन्होंने इस सीरीज के अंदर अभी पहले मैच में उस तरह से वो कामयाब नहीं हो पाए। तो यकीनन आने वाले वक्त में जो है अब टेस्ट चैंपियनशिप में हमारी एक अच्छी टीम जो है वो बनकर सामने आने वाली है। अच्छा, अगर बात की जाए बॉलिंग में तो जैसे आपने कहा यासिर शाह भी वो इंजर्ड हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या खबरें हैं, कब तक क्या इतलात हैं कि वो वापस इंजरी से रिकवर होकर टीम को ज्वाइन कर लेंगे? हाँ बिल्कुल, अभी भी उनकी जो टीम में शमूलियत थी वो फिटनेस से मशरूत थी और वो अभी इस तरह से फिट नहीं हो पाए थे। तो यकीनन जैसे ही वो फिट होंगे तो जो टेस्ट चैंपियनशिप है इसका अब पाकिस्तान जो है भरपूर फायदा उठाना चाहेगा। इससे पहले भी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बाबर आजम से सवाल किया गया था कि ज्यादातर हमारे मैचेस जो हैं टेस्ट चैंपियनशिप के वो होम ग्राउंड पे हैं तो उसका कितना फायदा उठाना चाहेंगे, तो बाबर का भी यही जवाब था कि होम ग्राउंड पे पाकिस्तानी टीम जो है हमेशा अच्छा खेली है और स्पिनर्स पाकिस्तान के होम ग्राउंड में अच्छा परफॉर्म करते हैं, बैट्समैन भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो एक अच्छा मौका होगा पाकिस्तान के लिए, खासकर पीएसएल के फौरी बाद जब ऑस्ट्रेलिया आएगी तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो टेस्ट मैचेस यकीनन उनके होम ग्राउंड पर हमेशा पाकिस्तान के लिए मुश्किल रहे हैं, जीतना नामुमकिन सा नजर आता है। लेकिन जब वो ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान में आके खेलेगी तो फिर पाकिस्तान के लिए मैचेस को जीतना ज्यादा आसान हो सकता है कॉन्फिडेंस से, और एक होम ग्राउंड का जो एडवांटेज है उसका भरपूर फायदा जो है वो पाकिस्तान उठाएगा। दूसरी तौर पर नफसियाती प्रेशर भी ऑस्ट्रेलिया पर होगा इतने अरसे के बाद जब पाकिस्तान में आकर खेलेंगे। तो पाकिस्तान का जो टेस्ट चैंपियनशिप का ये खासकर साल है, बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और बतौर स्पोर्ट्स फैन जो है वो मैं ये समझता हूँ कि इस बार बहुत एक आइडियल मौका है पाकिस्तान के लिए कि वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल उसमें पहुंचे, और ना सिर्फ फाइनल में पहुंचे बल्कि फाइनल को जीतते भी जिस तरह का कॉम्बिनेशन है। बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास फास्ट बॉलर्स का भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। सीनियर बॉलर आल्दो के मोहम्मद अब्बास प्लेइंग 11 में नहीं थे, लेकिन जैसे फाइनल हमारा इंग्लैंड में या किसी और जगह पे होता है तो वहां पे भी जो है हमारा एक अच्छा अब्बास की सूरत में भी कॉम्बिनेशन हमारे पास मौजूद है। तो यूं टेस्ट चैंपियनशिप का जो सफर पाकिस्तान टीम का मुझे नजर आ रहा है वो मुझे तो फाइनल की सूरत में नजर आ रहा है। लेकिन अब ये है कि पाकिस्तानी टीम को जो है वो लेट डाउन नहीं होना पड़ेगा, रिलैक्स किसी भी सूरत नहीं हो सकते, और हर मैच जो है वो बेशक जिम्बाब्वे के साथ हो, बांग्लादेश के साथ हो या किसी बड़ी टीम के साथ हो, उन्हें मैच को हरगिज इजी लेकर नहीं खेलना पड़ेगा। कुछ ज्यादा तब्दीलियां भी बार बार नहीं करना पड़ेंगी और एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ जो इस वक्त डेवलप हो चुका है उस सूरत में ही आगे बढ़ेंगे। तो टेस्ट चैंपियनशिप का जो सफर है वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। खासकर ओपनर्स की बात कर लें, आप जब इमरान भट्ट थे तो ओपनिंग स्टैंड उस तरह से पाकिस्तान का अच्छा नहीं रहा, लेकिन अब जो अब्दुल्ला शफीक आए हैं दोनों मैचेस के अंदर उन्होंने 50 स्कोर किया है। वो पहला मैच था उसका और पहली मैच की दोनों इनिंग्स के अंदर 50 स्कोर करना यकीनन उनके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेगा। वहीं अगर बेंच की बात कर लें तो इमामुल हक बेंच के ऊपर मौजूद है, शान मसूद अच्छा डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं। तो यूं पाकिस्तान के बेंच स्ट्रेंथ भी इस वक्त मौजूद है और पाकिस्तानी टीम खुद भी एक मजबूत इस वक्त जो है वो टीम है। तो यूं मुझे तो फाइनल तक का सफर बड़े आसानी से तय होता नजर आ रहा है। अच्छा, तो अभी आपने बेंच स्ट्रेंथ की बात की, तो क्या लगता है पाकिस्तान को अगले मैच में बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना चाहिए या जो ये विनिंग कॉम्बिनेशन है इसको साथ लेके आगे चलना चाहिए? देखिए, मोस्टली पाकिस्तान विनिंग कॉम्बिनेशन को लेकर ही आगे बढ़ता है जो, और खासकर
अब जो सीरीज है वो नॉर्मल सीरीज नहीं है, अब सीरीज टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। तो हमारे लिए पाकिस्तान टीम के लिए एक एक टेस्ट मैच अहमियत का हामिल है, उसके पॉइंट्स बड़े अहमियत के हामिल हैं। तो हमें जो है जहां तक मेरा ख्याल है चेंजिंग जो है उससे जो है वो नहीं करनी पड़ेंगी और ना ही करने का सोच सकते हैं। अलबत्ता बाबर आजम पे एक प्रेशर जरूर है कि अजहर अली को जिस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उनको रेस्ट देकर उनकी जगह जो है उन्हें जो कामरान गुलाम है या सलमान अली आगा हैं उनको ट्राई किया जाए। लेकिन बाबर आजम हमेशा सीनियर्स को सपोर्ट करते हैं और अजहर अली भी सीनियर कैंपेनर हैं, तो अजहर अली के साथ ही वो जो है वो उतरना पसंद करेंगे। तो यूं एक बड़ी तब्दीलियां जो हैं हमें देखने को नहीं मिल रही। अलबत्ता स्पिनर्स के अंदर आकर शायद जाहिद महमूद की कहीं ना कहीं जो है वो जगह बन सकती है, लेकिन अभी तक ये जो हालात हैं, जो विकेट जो है वो देखना पड़ेगी पहले और उसके बाद ही हतमी फैसला होगा। लेकिन यही है कि हम रिलैक्स नहीं हो सकते। अगर हम तब्दीलियों की तरफ बढ़ेंगे तो कम्बिनेशन में जो मसले हैं वो सामने आएंगे और उस कम्बिनेशन की वजह से हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है अपने ज़ाया कर सकते हैं। तो पाकिस्तानी कैंप जो है उसकी यही कोशिश होगी कि वो बड़े मुस्ताद अंदाज से बांग्लादेश की इस सीरीज में क्लीन स्वीप करें और अपना जो एक टेस्ट चैंपियनशिप का सफर है उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है उनको जोड़ें, क्योंकि उसके बाद फिर हमारे पास होम सीरीज होगी तो होम सीरीज में हमारे पास और ज्यादा फायदा होगा। तो यूं एक पाकिस्तान के पास इस टेस्ट चैंपियनशिप को एक बड़ा पॉइंट पाकिस्तान के पास हासिल है, वो यही है कि हमारी इंग्लैंड के अंदर कोई टेस्ट सीरीज नहीं है, हमारी ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट सीरीज नहीं है, हमारी न्यूजीलैंड के अंदर टेस्ट सीरीज नहीं है, और इसी बात का पाकिस्तानी इस वक्त फायदा उठाने के जो है वो पोजीशन में नजर भी आ रहे हैं। ठीक है अरसलान, बहुत शुक्रिया। अरसलान जावेद हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स तजज़ियाकार। बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बात की जाए पाकिस्तान की ओपनिंग की तो यकीनन एक अच्छे ओपनर्स पाकिस्तान को मिल गए हैं। अब्दुल्ला शफीक की सूरत में उनका डेब्यू था और डेब्यू में दोनों मैचेस में उन्होंने दोनों इनिंग्स में, पहले मैच की दोनों इनिंग्स में 50 स्कोर की, जबकि आबिद अली की अगर बात की जाए तो जबरदस्त फॉर्म में है। पहले मैच में उन्होंने 133 रन बनाए, दूसरे मैच में 91 रन बनाए, और हमारे जो ओपनर्स हैं उन्होंने दूसरी इनिंग में जब विकेट है, बाउंस स्विंग हो रहा होता है बॉल, और जो विकेट थी वैसे भी सपोर्टिव थी बॉलर्स के लिए और मुश्किल विकेट थी बैट्समैन के लिए, लेकिन उसमें भी 151 रन का ओपनिंग यकीनन एक बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान के ओपनिंग पेयर के लिए। बात करेंगे अगर आबिद अली की, तो एक और माइलस्टोन जो है वो अचीव किया है आबिद अली ने। वो 7वें बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने सेम मैच में 100 भी किया और उसके बाद 90s में जाके वो आउट हुए। 7वें बैट्समैन है, उनमें हनीफ मोहम्मद शामिल है, उनमें सईद अनवर है, यूनिस खान है, मोहम्मद हफीज है, जहीर अब्बास है, मोहसिन हसन खान है, और 7वें जो है वो आबिद अली है। तो ये एक अच्छा अचीवमेंट है। बात करेंगे आबिद अली की बैटिंग पे। कौमी क्रिकेटर सलमान बट ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सलमान प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि पिछले एक जो दहाई थी उसमें हमने बहुत मिस किया, आपकी जो ओपनिंग थी, जो जिस तरह की आपकी बैटिंग थी, यकीनन मिस किया, लेकिन आज के जो टेस्ट था जो पाकिस्तान ने जीता, उसकी ओपनिंग को देखते हुए क्या आपको लगता है पाकिस्तान को दो अच्छे ओपनर्स मिल गए अब्दुल्ला शफीक और आबिद अली की सूरत में? जी, सबसे पहले तो शुक्रिया आप, और दूसरी बात कि बहुत अच्छी पार्टी पूरी दोनों में बड़ा अच्छा स्टार्ट किया, की भी फॉर्म बड़ी अच्छी है। अब्दुल्ला ने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया, एक जो थी पाकिस्तान को उन्होंने काम की, विक्ट्री की पहली इनिंग में भी और सेकंड में भी, सो उनको बहुत क्रेडिट जाता है। लेकिन ये फर्स्ट गेम है उनकी और ऑपोजिशन हमारी बांग्लादेश है। अगर हमें एक मैच की परफॉर्मेंस से मिल गए हैं तो फिर इसका मतलब है एक मैच में अगर वो अच्छा ना खेले तो हम कहेंगे अभी तो मसला नहीं हल हुआ। तो बेहतर ही है कि इनको भी खेलने दें, तो दुआ करेंगे कि ऐसे ही स्कोर करते रहे इंशाल्लाह। जब ओपनिंग एक मुश्किल जॉब है, इसमें नाकामियां भी आती हैं, थोड़ा सा बैक करेंगे लड़कों को तो ये जरूर प्लेयर बन जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपने भी यकीनन आप जब ओपनिंग करते रहे, आप बहुत अच्छी ओपन करते रहे हैं, टेस्ट में भी बहुत अच्छे ओपनर रहे हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या ऐसी चीजें हैं जिन पे अगर काबू कर ले पाकिस्तान तो ये जो एक ओपनिंग पेयर है ये एक अच्छा ओपनिंग पेयर बन सकता है? देखिए, जब इनका रियल टेस्ट होगा ना अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट इंग्लैंड, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जब बाहर जाके खेलेंगे तो हमें इनकी शॉर्ट कमिंग्स का पता लगेगा। असल काम ओपनिंग प्लेयर का होता है नए बॉल को देखना, फास्ट बॉलर्स को खेलना। बांग्लादेश की टीम में तो कोई फास्ट बॉलर ही नहीं था, उनके जो फास्ट बॉलर नया बॉल कर रहा था 130 की स्पीड पे कर रहा था,
सो ये ओपनिंग का टेस्ट नहीं है, अनलेस हम कोई बड़ी टीमों के खिलाफ, अच्छे बॉलर के खिलाफ खेलें तो ही इनकी खामियां। अभी तो इस मैच को देख के लगता है कोई खामी नहीं है, बहुत आला खेल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब स्पीड बढ़ती है, जब सीम एंड स्विंग होता है, एक्सपीरियंस लोग बॉलिंग करते हैं, तो आपकी गेम के अंदर से वो चीजें बाहर आती हैं जिन पे शायद आपको काम करने की जरूरत होती है। अगेंस्ट वीकर ऑपोजिशन ये मालूम नहीं हो सकता एक गेम में जी। अच्छा, तो अगर बात की जाए बॉलिंग की तो हसन अली, और जैसे हसन अली फॉर्म में वापस आए और टेस्ट में तो वो थ्रू आउट अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, जबकि शाहिद अफरीदी भी तीनों फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या ये एक अच्छा पेयर पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में टेस्ट मैचेस में बन सकता है? देखिए, अभी तो एक साथ यही पेयर हमें कामयाबियां दिला रहा है। दोनों नए बॉल से अच्छी बॉलिंग करते हैं, पुराना बॉल भी हसन स्पेशली रिवर्स करता है। शाहीन की पेस इज राइट अप देयर इन द 140, सेकंड स्पेल हो, थर्ड स्पेल हो, तो यकीनन ये बड़ी खुशाइन चीज है और पाकिस्तान के लिए इनका फ्यूचर ब्राइट है। अच्छा, हमने देखा कि वर्नन फिलैंडर जब बॉलिंग कोच थे तो पाकिस्तान की टीम में एक पॉजिटिव चेंज था बॉलिंग में भी और ओवरऑल भी अगर देखा जाए, लेकिन अभी मैथ्यू हेडन भी चले गए, उसके बाद वर्नन फिलैंडर भी चले गए, तो कितना असर पड़ेगा पाकिस्तान टीम का जो यूनिट है जो बन चुका है, जिसका बाबर आजम ने भी जिक्र किया था कि एक अच्छा यूनिट बन गया है, तो उस पर क्या आप देखते हैं, कोई असर पड़ेगा या कितना पड़ेगा? देखिए, ये तो अब जब वो मैचेस अगले होंगे फिर ही हमें पता चलेगा कितना फर्क पड़ा है। अभी तो इस मैच तक तो वो थे और देखते हैं कि एक मंथ में उन्होंने कितनी इनपुट ऐसी कर दी थी जिससे इतना बड़ा फर्क पड़ गया, और अगर वो नहीं है उनकी गैर मौजूदगी में तो क्या होता है। ये तो अब वो गए हैं तो बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि सकलैन भाई तो उधर ही हैं जो हेड कोच हैं जी बिल्कुल, और बाकी स्टाफ भी उधर ही है, सिर्फ वो दो लोग गए हैं, तो देखते हैं अगले मैचेस में क्या करते हैं लड़के। अच्छा सलमान भाई, हमें यहाँ पे भी हमने देखा कि हमें जो मिडिल ऑर्डर के मसाइल हैं वो तकरीबन जू के तू हैं, और कुछ जो अच्छे बैट्समैन हैं जैसे बाबर आजम भी हैं या जो है अजहर अली हैं, वो भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। तो अगर देखा जाए तो इनको पाकिस्तान को स्पेशली मिडिल ऑर्डर पे फोकस करने की जरूरत है। क्या आप क्या कहेंगे, किस तरह इन खामियों को दूर किया जा सकता है? देखिए, वो क्वालिटी स्पिनर एक ही था बांग्लादेश की टीम में, ताजुल इस्लाम, और उसने तमाम बैटर्स को तंग किया जी। उसने आधे ओवर्स उसने कराए, इनिंग्स में से 45 ओवर्स कराए हैं उसने जी। और एक ही जगह वो प्रेसिस्टेंट लाइन लेंथ के साथ वहीं से स्पिन करता, वहीं से आर्म बॉल करता, हाई क्वालिटी स्पिन बॉलर था, और उसने हमारे प्लेयर्स को टेस्ट किया। और थोड़ा सा बाबर आजम ने अपने इंटरव्यू में कहा कि जी हमने वो चेंज किया है, T20 से 2 दिन में हम टेस्ट क्रिकेट में आए हैं, तो इस वजह से है। तो अगले मैच में अब उन्होंने टेस्ट खेल लिया है, अब देखते हैं कि अगले मैच में पाकिस्तान टीम कैसे इनको कोप करती है, और मेरा ख्याल है कि बेहतरी आ जाएगी अगले मैच में इंशाल्लाह। कभी कभार आप स्विच करते हैं एकदम तो चीजें ठीक नहीं होती। अच्छा, अगर देखा जाए यासिर शाह अभी इंजरी थे, यासिर शाह इस सीरीज में नहीं थे, तो हमारे पास उस क्लास का स्पिनर नहीं है, या अभी हमने देखा कि जैसे बांग्लादेश के पास थे ताजुल इस्लाम, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और स्पिनर्स काम भी कर रहे थे उस विकेट पे, लेकिन हमारे पास हमारे स्पिनर्स जो है वो उस तरह से वो जादू नहीं दिखा सके जो बांग्लादेश के बॉलर्स ने दिखाया। तो क्या यासिर शाह के अलावा हमारे पास अच्छे ऑप्शन कौन से हैं? देखिए, हमारे पास अनफॉर्चुनेटली जितने भी स्पिनिंग ऑप्शंस है ना, इनमें से कोई फ्लाइट बॉलिंग नहीं करता, क्योंकि नुमान अली एक्सपीरियंस है लेकिन वो भी थ्रू द एयर बहुत तेज बॉलिंग करते हैं, जबकि अगर आप ताजुल इस्लाम को देखें तो वो काफी टाइम वो जो है ना एयर देते हैं, बॉल को स्लो बॉल करते हैं, वेरिएशन के साथ बॉल करते हैं, वो कंप्लीट टेस्ट बॉलर हैं। जबकि हमारे बॉलर जो है वो ज्यादातर बीच में मिक्स वाइट बॉल भी, ये भी वो भी, मतलब यू नो जब ज्यादा वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं एट टाइम्स तो आप फ्लाइट करना कम कर देते हैं। हालांकि नुमान इतनी वाइट बॉल नहीं खेलते, लेकिन स्टिल नुमान भी बहुत ज्यादा फ्लाइट नहीं करते, ज्यादा तेज तेज बॉलिंग करते हैं, तो ये बड़ा फर्क होता है। वो हाई स्किल्ड बॉलिंग होती है, उसमें बहुत लंबी बॉलिंग से वो डेवलप होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे तीनों जो स्पिनर्स वहां पर हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि फ्लाइट के साथ बॉल करे। ज्यादातर ये लोग तेज बॉलिंग करते हैं, वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती जब तक पिच बहुत खराब ना हो, स्पिनर्स के लिए बहुत साजगार ना हो, तब तक वो बॉलिंग फिर इफेक्टिव नहीं होती जैसी हमारी। अच्छा सलमान भाई, आखिरी सवाल कि जो बेंच स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की, उनमें से क्या ऑप्शंस पाकिस्तान के पास बेहतर हैं जो अभी, या क्या कोई टीम में तब्दीली करनी चाहिए या विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए, या अगर तब्दीली पाकिस्तान करता है तो बेंच स्ट्रेंथ में कौन से ऑप्शंस हैं जिनको आजमाया जा सकता है? देखिए, अगर तो पिच ऐसा ही हुआ जैसा ये था, जो बहुत अच्छा पिच था जिसमें टेस्ट मैच हुआ, इसमें फास्ट बॉलर्स के लिए भी मदद थी, स्पिनर्स के लिए भी मदद थी, और जो बैट्समैन अच्छा खेल रहा था वो भी रन कर रहा था। तो अगर पिच ऐसा ही है तो मेरा ख्याल है एक स्पिनर हमें कम करना है, उसकी जगह में नसीम शाह को मैच खिलाना चाहिए, क्योंकि फास्ट बॉलर्स के आगे बांग्लादेश के प्लेयर काफी बेबस नजर आए, वो इतने अच्छा नहीं खेले फास्ट बॉलर्स को। तो आपके पास एक और बंदा बाहर है 90 माइल्स वाला, आप उसको मैच खिलाएं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। सलमान बट हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी पाकिस्तान के आज के टेस्ट के बारे में। पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया, टेस्ट मैच जीत लिया और अगला टेस्ट जो है वो 4 दिसंबर से शुरू होगा। तो के पास एक अच्छी टीम है, लेकिन मिडिल ऑर्डर की अगर बात की जाए तो मिडिल ऑर्डर के मसाइल जूं के तू हैं। पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर जो है वो उस तरह से कामयाब नहीं हो पा रहा, उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा जो एक्सपेक्टेशंस हैं। जबकि बाबर आजम भी पहले टी20 में भी फ्लॉप रहे, उसके बाद पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में भी वो ऑलमोस्ट फ्लॉप हो गए, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। जवाब उन्होंने ये पेश किया कि पाकिस्तान टीम जो है वो अभी टी20 फॉर्मेट से निकल के टेस्ट फॉर्मेट में अचानक 2 दिन के गैप से आई है, तो इस वजह से वो चीजें जो है उनको रिकवर होने में टाइम लगेगा, मोमेंटम पकड़ने में जो प्लेयर्स हैं वो टाइम लेंगे। लेकिन अगर बॉलर्स की बात की जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया और फास्ट बॉलर्स जो हैं, और जैसे अभी सलमान बट भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को जो है नसीम शाह को खिलाना चाहिए या उसके अलावा मोहम्मद अब्बास अच्छा ऑप्शन है, उनको ट्राई किया जा सकता है, बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना चाहिए क्योंकि लास्ट टेस्ट जो है वो आखिरी है और उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया के मध्य मुकाबले होंगे। यहां पे वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, वापस आएंगे और लियोनेल मेसी पे बात करेंगे जिन्होंने 7वां बैलन डॉर जीत लिया है। फुटबॉल पे लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं और अभी अगर देखा जाए क्लब की साइड से तो पीएसजी की जानिब से खेल रहे हैं। स्टार फुटबॉलर ने 7वां बैलन डॉर जीत लिया है और वो 7 बैलन डॉर जीतने वाले पहले फुटबॉलर हैं, जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है पुर्तगाल के वो 5 बैलन डॉर के साथ दूसरे नंबर पर हैं। जबकि अगर अभी रिसेंट की बात की जाए तो मेसी ने बैलन डॉर जीता, दूसरे नंबर पर लेवेंडोस्की रहे और तीसरे नंबर पर करीम बेंजेमा रहे। दानियाल उमैर ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं मेसी के बारे में। दानियाल, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो क्या जज्बात हैं आपके, बीइंग अ लियोनेल मेसी फैन, आपके क्या कहते हैं आप कि 7वां बैलन डॉर उन्होंने जीत लिया? जी बिल्कुल, 7वां बैलन डॉर मेसी ने जीत लिया है और रोनाल्डो के 5 हैं। इस बार डिजर्विंग थे, ये पहली बार कोपा अमेरिका जिताया था इन्होंने अर्जेंटीना को। लेवेंडोस्की के गोल ज्यादा थे लेकिन फिर भी मेसी ने एक तो कप जिताया, उसके बाद क्लब को उन्होंने कोपा डेल जिताया था, तो इस हिसाब से मेसी का बनता था। बहुत से क्रिटिसाइज हो रहा है कि लेवेंडोस्की का, लेकिन इंटरनेशनली देखा जाए और क्लब दोनों परफॉर्मेंस मिला के देखे तो मेसी ही डिजर्व करते थे। लास्ट ईयर लेवेंडोस्की का बनता था लेकिन कोरोना की वजह से बैलन डॉर ही कैंसिल हो गया फ्रांस में, तो इसलिए मेसी वो उनका रह गया। हालांकि मेसी ने अपने स्टेटमेंट में भी कहा है कि लास्ट ईयर का बैलन डॉर डिजर्व करते थे लेवेंडोस्की और उन्हें मिलना चाहिए। एज अ मेसी फैन मैं बहुत खुश हूँ 7वां बैलन डॉर जीतने पर उसके। अच्छा, अगर ओवरऑल इसकी बात की जाए बैलन डॉर की या हिस्ट्री की बात की जाए, अभी पीछे जो प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं उनकी बात की जाए, मेसी के बाद तो कौन से वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने माजी में अच्छा परफॉर्म किया? एक तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? रोनाल्डो की कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही थी इस ईयर में, कोई जुवेंटस में उनकी कोई इतनी परफॉर्मेंस नहीं रही, चैंपियंस लीग में भी, क्लब में भी, वर्ल्ड यूएफए यूरो में भी उनकी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं थी। लेवेंडोस्की ही डिजर्व करते थे लेकिन इंटरनेशनली उनका कोई इतना रोल नहीं था, ना वो चैंपियंस लीग में परफॉर्म कर सके थे। तो बेंजेमा थे, बेंजेमा ने अच्छा खेला था। अगर बेंजेमा यूएफए यूरो कप जिता देते फ्रांस को तो बेंजेमा को मिल सकता था। उसके अलावा यूएफए बेस्ट प्लेयर जॉर्जिनियो ने जीता है, वो इटली के चेल्सी की तरफ से, चेल्सी ने चैंपियंस लीग जीती है लेकिन उनको इतने डिजर्विंग नहीं थे क्योंकि इंटरनेशनल ट्रॉफी मेसी कोपा अमेरिका जिताया उन्होंने और जॉर्जिनियो के कोई खास गोल्स नहीं थे, वो खेलते भी एज अ मिडफील्ड पे हैं, तो कोई खास उनकी बंद बैलन डॉर मेसी ही डिजर्व करते थे इस बार, तो उनको मिल गया। अच्छा, अगर माजी की बात की जाए तो लास्ट टाइम भी लुका मॉड्रिच जो थे उनको बैलन डॉर मिला, जबकि उस वक्त बहुत सारी कयास आराइयां की जा रही थी, सोशल मीडिया पे भी कहा जा रहा था कि वो मेसी डिजर्व करते थे, जबकि अब मेसी को मिला है तो ये एक और नई बहस छिड़ गई है कि लेवेंडोस्की डिजर्व करते थे। तो क्या ये कंट्रोवर्शियल तो नहीं हो रहा? कंट्रोवर्शियल बन रहा है लेकिन मॉड्रिच की दफा वो ही डिजर्व करते थे, उन्होंने वर्ल्ड कप पाया था क्रोएशिया को और मैड्रिड से भी उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, तो उस पर तो कोई दो राय नहीं थी, मेसी का नहीं बनता था। और इस बार मेसी डिजर्व करते थे। जाहिर सी बात है कंट्रोवर्शियल बन जाता है जब किसी के नापसंदीदा प्लेयर को मिल जाए, लेकिन वो कुछ दिन की हैं ये बातें, फिर आगे से आ जाएंगी ये सब कुछ।
अच्छा, आगे मुस्तकबिल में कौन से ऐसे प्लेयर हैं, जैसे अभी कालियान मबापे हैं या अगर देखा जाए नेमार हैं, तो कौन से इनके अलावा या इनको इंक्लूड करके कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं, क्योंकि 7 बैलन डॉर जीतना एक यकीनन माइलस्टोन है जो अचीव किया मेसी ने, तो क्या कोई मुस्तकबिल में मेसी को कोई टच कर सकेगा या यहां तक कोई पहुंच सकेगा? अगर पहुंच सकेगा तो वो कौन से फुटबॉलर हैं? 7 बैलन डोर क्रॉस करना मेरा नहीं ख्याल पॉसिबल है, लेकिन रिकॉर्ड्स बनते हैं टूटने के लिए, तो हो सकता है। मबापे हैं, हैलैंड है, लेकिन वो अभी उनका जो इंटरनेशनली खेल है वो उनका है उनके नॉर्वे की तरफ से, तो नॉर्वे इंटरनेशनली कोई इतनी अच्छी टीम नहीं है, और डॉर्टमंड से वो निकलेंगे, बड़े क्लब में आएंगे तो शायद वो ले जाए, लेकिन 7 बैलन डोर जीतना तो बहुत मुश्किल है उनके लिए भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। दानियाल उमैर हमारे साथ मौजूद थे। लियोनेल मेसी की बात हो रही थी, 7वां बैलन डॉर उन्होंने जीत लिया है। वोटिंग हुई गुज़िश्ता रात, जिसमें लियोनेल मेसी हकदार ठहरे बैलन डॉर के। दूसरा नंबर लेवेंडोस्की का, जबकि तीसरा नंबर करीम बेंजीमा का रहा, जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो थे वो 6ठे नंबर पर हैं। और बदकिस्मती से रिसेंट में वो परफॉर्म भी नहीं कर रहे, उन्होंने क्लब्स भी बदले, लेकिन जब से उन्होंने रियल मैड्रिड छोड़ा है कोई खास परफॉर्मेंस वो नहीं दे सके। यूवेंटस में 1-2 परफॉर्मेंसेस अच्छी दी, लेकिन जो है वो ओवरऑल इतने अच्छे नहीं जा रहे, उनके लिए जो हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। और दूसरा, उनका ये वर्ल्ड कप भी आखिरी होगा, लियोनेल मेसी का भी वर्ल्ड कप आखिरी होगा मोस्ट प्रोबेबली। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।